नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हमारी फसलों में तेजी से गिरावट आ रही है, जो पैदावार घट रही है और हमारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि हम उत्पादकता बढ़ाने के लिए अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे बीज खरीद के ला रहे हैं। हम खाद की मात्रा को भी निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। सिंचाई की सुविधाएं भी बढ़ गई हैं और यदि आवश्यकता होती है तो कई और अन्य चीजें, हार्मोन्स आधारित या फिर ग्रोथ प्रमोटर भी हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो पैदावार है वो निरंतर घट रही है। इसको लेकर हमारे किसान भाई बहुत चिंतित है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं बात करता हूँ ब्रिटिश राज की। क्योंकि जब 1850 के आसपास के जो डेटा हमारे पास है, आंकड़े हमारे पास है, वो कहते हैं कि उस समय तक हमारे देश में, उस समय हमारा देश विस्तृत भारत होता था, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, जिसकी सीमाएं श्रीलंका और बर्मा और विस्तृत क्षेत्र तक थी। तब आंकड़े कहते हैं कि उस समय तक हमारे किसान 1000 तरह की फसल लेते थे। कुल 1000 की तरह की फसलों को साल भर में लिया जाता था। इसमें सैकड़ों प्रकार की जो किस्में थी, चावल की थी, गेहूं की थी, ज्वार की थी, बाजरे की थी, जौ की थी और दूसरी चीजें दलहन थी, तिलहन थी। ये बहुत सारी किस्में होती थी। ऐसी किस्में जिनको हम अब जानने लगे हैं, लेकिन वो तब काफी मात्रा में होती थी, जिसमें कि कुटकी है, मड़ुआ है, रागी है, जैसे कि आज हमारे लिए वो आकर्षण का केंद्र बने, जिनको मोटा अनाज कहते हैं। ऐसी करीब 1000 तरह की फसलें हमारे देश में ली जाती थी। उससे हमारे देश में कभी भुखमरी की परेशानी नहीं हुई, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं रही। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, जब से अंग्रेजों ने हमारे पर रूल करना शुरू कर दिया, तब से उन्होंने कृषि नीति बनाने लगी, कृषि संबंधी विभाग खोल दिया और तब से हमारे ऊपर कई तरह की बंदिश लगने लगी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने हिसाब से खेती चाहती थी, तो उन्होंने नील की खेती को प्रमोट करने का शुरुआत कर दी, उन्होंने कपास की शुरुआत कर दी, उन्होंने कई और फसलों की जूट की फसल की को बाध्य कर दिया। तो किसानों ने अपनी जो परंपरागत खेती थी, जो वो हजारों हजारों सालों से करते आ रहे थे, जो नीति थी, उसका त्याग कर दिया। तो पहले तो ब्रिटिश सरकार ने हमारे किसानों को परेशान किया। फिर हमारी सरकार आजादी के बाद 1966 में एक नई किसान नीति लेके आ गई, नई कृषि नीति लेके आ गई, जिसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। लेकिन उससे पहले हमारे देश में जो कृषि की उपज थी वो भी काफी थी, क्योंकि आबादी 34-35 करोड़ के आसपास थी और हमारे उत्पादनता, खाद्यान्न का उत्पादनता करीब करीब 50 लाख के आसपास था। तो 66 के आसपास हमारे यहाँ नई कृषि नीति की शुरुआत हुई, हरित क्रांति की शुरुआत हुई। किसानों को बताया गया कैसे खादों का प्रयोग करना है, कौन से बीजों का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में खाद अपने खेतों में डालने, कई तरह की चीजें। उससे उत्पादनता तो बढ़ी। 1971 तक पहुंचते पहुंचते हमारे देश में खाद्यान्न का उत्पादन करीब 105 मिलियन टन के आसपास पहुंच गया, यानी करीब उसमें 30-35% की वृद्धि हुई। उत्पादनता हुई तो किसानों का जोश भी आया। फिर नए बीज आने लगे, जो इनको हम कहते हैं मिक्स बीज, संस्कारक बीज या फिर हाइब्रिड बीज। उससे उत्पादन की लालच और बढ़ा। किसानों ने फिर बिना प्रयास के ही अधिक मात्रा में रासायनिक खादों का उपयोग शुरू कर दिया। शुरुआत में तो एक आध तरीके की रासायनिक खाद हमारे लिए उपलब्ध थे, जिसमें कि सबसे प्रमुख यूरिया था। यूरिया नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए होता है। फिर डीएपी आ गया, इसमें इसमें फास्फोरस की और यूरिया का भी अंश था। फिर पोटाशियम के लिए एमओपी आ गई। इस तरह खादों की मात्रा भी बढ़ती चली गई और हमारी जानकारी, जिसे कहते हैं तथाकथित वैज्ञानिक जानकारी, बढ़ती चली गई। लेकिन उसके बाद से उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई, उत्पादकता गिरती चली गई। यद्यपि कृषि में सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी, नहरें खींची गई, नाले बनाए गए, साथ ही जो ट्यूबवेल्स की संख्या निरंतर बढ़ती चली गई। और इसके कारण हमारी जो कृषि नीति थी, हमने जो किसानों की जो कृषि की एक जो अनुपालन करते थे, जो विभिन्न तरह की खेती लेते थे, उसकी संख्या घटती चली गई। संख्या की बात की जाए तो 1990 के बाद तो हमारे देश में मात्र 100-125 तरह की खेती हो रही है। हमने 10%, करीब करीब 10 गुना के आसपास गिरावट आई।
हमारी जो मूल खेती थी वो समाप्त हो गई, लुप्त हो गई, बीज ही खत्म हो गए। देसी बीज तो आज भी लुप्त प्राय है, क्योंकि आज किसान देसी बीजों का उपयोग नहीं करता है। वो करता जरूर ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती करता है। जैविक खेती के लिए वो जीवामृत का भी प्रयोग कर लेता है। वो प्राकृतिक खेती भी करता है, तो प्राकृतिक खेती के लिए वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करता है, दूसरी चीजों का उपयोग करता है। लेकिन जो मूल कृषि भावना थी, जो मूल कृषि की नीति थी, जिसमें देसी बीजों का सहजता से प्रयोग होता था। लेकिन इसके साथ में एक प्रयोग और था। मैंने बताया कि हमारे देश में 1850 के आसपास करीब 1000 तरह की फसलें होती थी। उन फसलों की एक उपयोगिता तो ये थी कि हम किसी एक पर निर्भर नहीं थे, इसलिए हमारे यहाँ कभी भुखमरी की प्रॉब्लम नहीं हुई। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अनाज उनकी जरूरत के अनुसार सहजता से उपलब्ध हो जाते थे। और हमारे यहाँ तो ऋतु के अनुसार खाने पीने की परंपरा बदल जाती है। कई सर्दियों बाजरे का प्रयोग होता है, मक्की का प्रयोग होता है, ज्वार का प्रयोग होता है, क्योंकि हम पूरी साल तो गेहूं नहीं खाते, पूरी साल तो चावल नहीं खाते। चावल की बात की जाए तो आज पंजाब में चावल उनकी आहार का मुख्य आहार भाग है। लेकिन कोई समय था जब पंजाब में चावल बहुत कम मात्रा में खाया जाता था। चावल मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, जम्मू में या उत्तराखंड में प्रयोग होता था। लेकिन आज पंजाब की, हरियाणा की, उत्तराखंड की भी प्रमुख जो आहार है, प्रमुख जो खाद्यान्न है, वो चावल बन गया है। और चावल का उत्पादन शुरू कर दिया है। चावल के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से, गन्ने के उत्पादन से हमारी जो जो पैदावार है वो तेजी करी है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे किसान, पूरे देश के किसान हैं, मुख्यतः कुछ फसलों तक सीमित रह गए। अब वो ना तो मिश्र खेती की उपयोगिता को समझते, ना उसका पालन करते हैं। मैंने ये भूमिका इसलिए बताई कि हम सिर्फ कुछ वैज्ञानिक नीति के नाम पर हम अंधभक्त हो गए हैं, बिना किसी परिणाम की खेती कर रहे हैं। हमें खेती में अब ज्यादा वैज्ञानिकता दिखाने के लिए हमने प्रयास किए, उसके परिणाम है कि हमारा उत्पादनता गिर गई। क्योंकि पंजाब के हों, हरियाणा के हों, यूपी के हो, या देश के किसी भी राज्य के किसान हो, उनका मुख्य फोकस कुछ फसलों तक सीमित रह गया। मैं पंजाब की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वहां के अधिकांश किसान 3-4 फसलें लेते हैं। पहली फसल तो यही है कि वो गेहूं लेते हैं, चावल लेते हैं, आलू लेते हैं, गन्ना लेते हैं। ये 4-5 फसलों तक उनका पूरा जो केंद्र है सिकुड़ कर रह गया है। इन्हीं को बार बार रिपीट करते रहते हैं, और इन्हीं की पैदावार लेने के लिए ज्यादा मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो यूरिया का हो, डीएपी का हो, एमओपी का हो, एसएसपी का हो, और दूसरे जो जरूरत की जो खाद है उनका प्रयोग करते हैं। और इनके प्रयोग से परिणाम क्या हुआ? पैदावार ही नहीं घटी, मिट्टी की प्रकृति भी बदल गई। मिट्टी कठोर हो गई, मिट्टी बांझ होने शुरू हो गई, मिट्टी की जो उर्वरता थी वो गिरती चली गई। एक तो इससे ये परिणाम हुआ कि मिट्टी की में कई पोषक तत्वों का अभाव होता चला गया। दूसरा इसका परिणाम ये भी हुआ कि मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है वो भी डिस्टर्ब होने शुरू हो गई। अब मिट्टी, खेत की जो मिट्टी है उसका जो पीएच है, उसकी जो आयनिंग बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हो गया। इसका भी जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसकी उपयोगिता पर प्रभाव पड़ता है। इसके साथ में मिट्टी कठोर होती चली गई। मिट्टी कठोर ही नहीं हुई, मिट्टी में अब गहराई तक ना तो ऑक्सीजन पहुंच पाती है। ऑक्सीजन के अभाव में मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते थे, जो बैक्टीरियास होते थे, जो हमारी फसलों को जो पोषक तत्वों की उपलब्धता तो सहज बनाते थे, या जिन रासायनिक खादों का हम प्रयोग करते थे उनकी उपयोगिता वृद्धि करते थे, सहयोग करते थे, उनकी संख्या भी गिरती चली गई। क्योंकि मिट्टी का जब पीएच डिस्टर्ब हुआ तो उसका प्रभाव सिर्फ पोषक तत्वों तक सीमित नहीं रहा, उसका प्रभाव जो 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 जीवाणु होते हैं उनकी सक्रियता बढ़ गया। अब जीवाणुओं को अपने जीविका चलाने के लिए मुश्किल आ गई, क्योंकि उनको कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया। इसका एक परिणाम और भी हुआ कि मिट्टी का जो ह्यूमस था, ऑर्गेनिक कार्बन था, वो स्तर भी गिरता चला गया। इसका एक परिणाम और हुआ कि मिट्टी के अंदर जो किसानों के मित्र जीव होते थे, जिसमें केचुआ था, गोबरेल था, दूसरे और कई जीव थे, वो अदृश्य होते चले गए, मिट्टी जहरीली होती चली गई। तो इन सबका परिणाम ये हुआ कि मिट्टी के अंदर रोग कारक जीवाणु की संख्या बढ़ती चली गई, और जो मित्र जीवाणु थे उनकी मात्रा घटती चली गई। अब उसको
सही स्तर पर लाने के लिए हम जीवामृत का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जो मूल भावना रही थी खेती की, जो मूल रचना खेती की थी, वो डिस्टर्ब हो गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि मिट्टी ही बंजर नहीं हुई, बल्कि उत्पादकता में तेजी से गिरावट आई। आज देखने में आ रहा है, यदि हम तुलना करें आज की खेत की उपज की 1970 के आसपास से और आज की तुलना करें, तो आज हमारे पैदावार में कम से कम 40 से 50% गिरावट आई है, क्योंकि हमारे पास अब अच्छी अच्छी भावना के अच्छे जो उच्चतम क्वालिटी के बीज हैं, जिनकी उत्पादकता पहले की तुलना में 10 से 15 गुना ज्यादा है, लेकिन उत्पादकता मिलती नहीं। बीज बेचने वाले कहते हैं कि इस बीज का प्रयोग करो कि 1 एकड़ में आपके 100 क्विंटल के आसपास गेहूं होगा, 100 क्विंटल के आसपास ये फसल होगी, ये 100 से 150 क्विंटल के आसपास गन्ना होगा। लेकिन क्या हमें उतनी वास्तविकता उत्पादकता मिलती है? नहीं। जो वो दावा करते हैं उससे आधा भी हमें उपलब्ध नहीं होता, और हम उनके अकॉर्डिंग ही रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी तो हम उनकी मर्जी के अलावा 1.5 गुना रासायनिक खादों का प्रयोग कर लेते हैं। आवश्यकता 1 बोरी 1.5 बोरी की है, हम 3-3 बोरी तक यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं, 2-2 बोरी या 1 बोरी का डीएपी जरूरत होती है, 2, ढाई 3 बोरी तक यूज कर लेते हैं। ऐसे किसान कर रहे हैं। गेहूं में भी रासायनिक खादों का उपयोग 2 से ढाई गुना बढ़ा है, चावल में भी 2 से 250 गुना पड़ा है, और यदि हम गन्ने की बात करें तो गन्ने में रासायनिक खादों की उपयोगिता का औसत है वो 4 गुना तक बढ़ गया है। तो इससे मिट्टी में ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद पहुंचने से उसकी उपयुक्तता तक गिरी। उसमें जो जीवाणु होते थे, मित्र जीवाणु, उनकी संख्या घटी, उनकी मल्टीप्लिकेशन तक घट गई, रोग कारक जीवाणु पैदा हुए, तो अब रोग भी होने लग गए। तो इस सबका समाधान क्या है? क्योंकि हमें तो पैदावार बढ़ानी है, हमें तो पैदावार को फिर उच्चतम स्तर पर ले जाना। नहीं ले जाएंगे तो और कर्जदार होते जाएंगे, हम और हताश हो जाएंगे, हमें खेती अपनी जमीन बेच के शहरों की तरफ भागना होगा, जैसा कि आज देख रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास हल है। मेरे पास हल ये है कि आप प्राकृतिक खेती करते हैं, नेचुरल खेती करते हैं, ऑर्गेनिक या जैविक खेती करते हैं, या फिर अब रासायनिक खेती करते हैं, इसके साथ में मिश्रित खेती का प्रचलन फिर से अपनाएं। आप जो भी खेती करें, चाहे वो खरीफ की फसल हो, रबी की फसल हो, जायद की फसल हो, उसे संयुक्त रूप में लें। आप जो मुख्य फसल लेते हैं, जैसे कि खरीफ की फसल में मक्की की फसल ले रहे हैं, बाजरा ले रहे हैं, चरी ले रहे हैं, चरी तो पशुओं के लिए है, तो धान ले रहे हैं, तो उसके साथ में दूसरी फसलों का मिश्रण, उसके दूसरी फसलों को अवश्य लें। हमें आवश्यकता है तो हम दलहन का भी प्रयोग करें। कई तरह की दालें हमारे यहाँ होती थी, अब तो किसानों ने कई कारणों से दालें लेना बंद कर दिया है, और इसी के कारण हमें अपनी जरूरत का 70%, आज की मैं बात कर रहा हूँ, जो 10-12 साल पहले की बात करें तो 90% दालों का आयात करना पड़ता था। अफ्रीकन देश और कनाडा और पता नहीं किस किस देश से दालों का आयात करना पड़ता। तिलहन की बात करें, तिलहन के मामले में यही है, उस करीब 1950-60 की बात की जाए तो हमने कभी विदेशों से किसी तरह का खाद्यान्न तिलहन नहीं मंगवाया, हमने तेल नहीं आयात नहीं किया। लेकिन अब तो करना पड़ रहा है, अब तो हम जरूरत का 80% विदेशों से तेल आयात करके उसका भोजन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ सोयाबीन का प्रचलन बढ़ गया, पाम ऑयल का बढ़ गया, कई लोग ऑलिव ऑयल का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारे जो मूल खाद्यान्न तेल थे उनकी उपयोगिता घट गई, उनको जहरीला बना दिया और वो रिफाइन कर दिया, तो उनके अंदर जो गुण होते थे वो भी समाप्त कर दिए। तो इस सब को हमें सोचना पड़ेगा। तो मिश्रित, एक तो पहले आप मिश्रित खेती का शुरुआत करो। मिश्रित खेती से कई प्रभाव पड़ते हैं, न केवल आपकी फसल को सुरक्षा मिलती है, बल्कि मिश्रित खेती में जिनका हम प्रयोग करते हैं वो हमारे खेत को, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में विशेष सहायता प्रदान करते हैं। हमारी मिट्टी के अंदर जीवाणु की सक्रियता बढ़ती है, मिट्टी का पीएच सामान्य स्तर पे आता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, कठोरता दूर होती है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मिट्टी के अंदर अधिकतम गहराई तक ऑक्सीजन पहुंचना शुरू हो जाती है। तो मिश्रित खेती के और भी प्रयोग है, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं मिट्टी के अंदर, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कैल्शियम है, पोटासियम, इनकी भी मात्रा बढ़ती है, जीवाणु की सक्रियता में वृद्धि होती है। तो आप मिश्रित खेती का प्रयोग करें। इसके अलावा खेत की जो ऑर्गेनिक संरचना है उसको सामान्य स्तर पर लाने के लिए आप गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करें।
गाय के गोबर में तो बहुत अद्भुत विशेषता है कि गाय के जो पेट है, गाय का जो रूमन है, उसमें हजारों तरह के ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो खेत के लिए, खेत की मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए या फिर खाद्यान्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मिट्टी की पोषकता में वृद्धि करते हैं। और जो प्राकृतिक तत्व जो हमारे, जैसे कि हमारे वातावरण में काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको उपयोगी मिट्टी के लिए बनाते हैं। फास्फोरस जो अभी निष्क्रिय हो गया है, दूसरे रसायनों से संयुक्त होकर उसकी सक्रियता घट गई है, तो उसको पुनः सक्रिय करते हैं। पोटाश, और यहाँ तक जब हम विभिन्न तरह की फसलों को एक साथ लेते हैं तो उनकी जड़ें विभिन्न स्तरों तक जाती हैं, तो वो अधिक गहराई से भी कई पोषक तत्वों को ऊपरी परत तक ला देती है। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि मिश्रित खेती की तरफ आपके ध्यान जाना चाहिए। दूसरा, आप गोबर की खाद का प्रयोग करें। गोबर की खाद का आप प्रयोग करें ना करें, आप, मैं तो आपसे कहता हूँ, पहले मैं कई बार अनुरोध कर चुका हूँ कि हमने एक थोड़ा सा एक विशेष पाउडर बनाया है जिसको हमने संपूर्ण गोबर का नाम दिया है। आप उसका प्रयोग करके देख लें, ट्रायल करके देखें। मैं अपने किसानों को 250 ग्राम तक का फ्री वो पैकेट देता हूँ, आप ट्रायल करके देखिए। उसका किसी भी फसल में प्रयोग करके देखिए, चाहे आप गेहूं ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, गन्ना ले रहे हैं, आप कॉटन की खेती कर रहे हैं, या आप साग सब्जियां कर रहे हैं। साग सब्जियों की मैं बात बार बार इसलिए कहता हूँ कि साग सब्जियों का परिणाम आपको 1.5-2 महीने 3 महीने तक मिल जाता है, तो उसका प्रयोग करके देखिए। और ये गोबर, जो देसी गाय है उसका गोबर का घन सत्व है, गोमूत्र का क्षार इसमें है, उसका पाउडर है, और जो गोबर की राख होती है वो उसका मिश्रण है। इसके अलावा उसमें सी बीड्स है, जो समुद्री शैवाल है, उसका पाउडर है। ये चीजें सब मिलती हैं, आप अपना भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन तैयार अभी करने से आपको झंझट है, खर्चा ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं कहता हूँ 250 ग्राम मुझसे लेके आप ट्रायल करके देख लीजिए। क्योंकि मैंने इसमें जो हमारा सहजन होती है, सहजन की सीड्स जो होते हैं, सहजन की जो पत्तियां होती हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के भी इसमें डाल दिया मैंने। कुछ जड़ी बूटियां हैं, वो सहज जड़ी बूटी जिनका प्रयोग हम खुद भी करते हैं। कई तरह की बीमारी, जो शारीरिक व्याधियां होती हैं, तो मैंने प्रयोग करते रहे, हजारों सालों से करते आ रहे हैं। इसमें जैसे घृत कुमारी है, पुनर्वा, पुनर्वा का तो मतलब ही है जो पुनः जीवन को, पुनः किसी मृत शरीर के अंदर जीवन डाल दे। हमारे शरीर के कुछ ऊतक नष्ट हो गए हैं, टिश्यू संरचनाएं काम नहीं कर पानी है, तो उन्हें पुनः जीवित कर दे, पुनः सामान्य अवस्था में, इसीलिए उसको पुनर्वा कहा गया है। तो पुनर्वा मूल का प्रयोग भी मैंने किया। घृत कुमारी, घृत कुमारी, कुमारी आशी भी बोलते हैं। कुमारी, कुमारी यानी कि स्त्रियों को पुनः कौमार्य प्रदान करने वाली, तो उसका प्रयोग भी किया। कुछ और जड़, तो इनका प्रयोग करके देखिए। इसके प्रयोग से आपके फसलों, जो भी फसलें हैं, उनके जो पौधे हैं, उनकी ग्रोथ बदल जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी, पत्तियां अच्छी संख्या में निकलना शुरू हो जाएंगी, टहनियों की दर बढ़ जाएगी, और पत्तियां हरी हो जाएंगी। पत्ती हरी हो, ज्यादा संख्या में निकले, टहनियां ज्यादा मात्रा में हो, फूलों की संख्या बढ़े, तो इसका अर्थ यही है कि आपके पौधे अब ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। अब आपके पौधों की ग्रोथ है वो अच्छी हो रही है, वो हरे हैं, तो ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में फोटोसिंथेसिस क्रिया को अंजाम देंगे, आपकी फसलों को ज्यादा मात्रा में आहार मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जो फूल फल के रूप में रूपांतरित होंगे, बीज के रूप में रूपांतरित होंगे, बाली के रूप में रूपांतरित होंगे, उनकी संख्या में वृद्धि होगी, उनका वजन बढ़ेगा, उनका स्वाद बढ़ेगा, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि सिर्फ खाद्यान्न में वजन बढ़ाना नहीं है, खाद्यान्न की उपयोगिता के लिए उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि करना भी जरूरी है। और सबके लिए आपने उस पुरानी परपाटी को, जैसा कि मैंने कहा कि संयुक्त खेती की आज बहुत जरूरत है। आज जरूरत इसकी नहीं कि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, कि आप अपने खेत में जीवामृत डाल रहे हैं या फिर कुछ नहीं डाल रहे, फसल अवशेष को ही आप अपघटित कर रहे हैं। फसल अवशेष से, अपघटन से ह्यूमस आपकी मिट्टी में बढ़ जाएगा, कुछ स्तर तक, कुछ सालों में ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ जाएगा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो आप ही आपके खेत में बढ़ने वाली नहीं है। तो इस सब के लिए मैंने कहा कि ये मेरे अनुभव हैं, आप खुद करके देख लीजिए। मैं तो कहता हूँ ना कि आप ट्रायल करके देख लीजिए। भाई आपका कुछ लगने वाला नहीं है। आप 100-150 मीटर की कोई क्यारी बना लीजिए, उसमें किसी भी तरह की खेती करके, जिसपे आपको सबसे ज्यादा कष्ट होता है,
आप उसमें प्रयोग करके देख लीजिए। आप मटर लगा लीजिए, आप कॉटन लगा लीजिए, आप उसमें गन्ना लगा लीजिए, आप किसी और चीज का प्रयोग कर लीजिए, साग सब्जियां लगा लीजिए, किसी भी तरह की साग सब्जी हो सकती है, फलों के पेड़ हो सकते हैं, तो उन फलों के पेड़ों में इसका प्रयोग करके देख लीजिए। आपको निश्चित है इसके 1.5-2 महीने के प्रयोग के बाद उत्पादकता में आपको वृद्धि नजर आएगी, कम से कम 30% वृद्धि। यदि आपके पेड़ कमजोर हैं, दुर्बल हैं, फसल नहीं दे पा रहे हैं, फूल नहीं आ पा रहे हैं, आते हैं तो झड़ जाते हैं, उत्पादकता गिर गई है, ये उत्पादकता 0 स्तर पर आ गई है, मात्र इसके प्रयोग से आप किसी रासायनिक खाद का प्रयोग मत करिए। आप कोई चीज प्रयोग नहीं करिए, सिर्फ इस गोबर, संपूर्ण गोबर घनशत का प्रयोग करके देखिए। और फसल अवशेष जैसे मैं कहता हूँ कि मल्चिंग के लिए आपने जो पतझड़ के पत्ते गिरते हैं, जो घास फूस है, जो खरपतवार है, उसका प्रयोग कर ले दीजिए, क्योंकि उसके प्रयोग से आपकी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन का अंश बढ़ेगा, जीवांश बढ़ेगा, और गोबर घनशत तो पोषक तत्व संबंधी, जीवाणु संबंधी बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर देगा, और आपकी मिट्टी को फिर से सामान्य स्तर पर, सामान्य लेवल पे ले आएगा। आपकी जो गिरती हुई पैदावार उसको रोकेगा, और उत्पाद पैदावार के साथ में आप पर जो रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का अतिरिक्त बोझ पड़ता था, उसमें कम से कम पहले प्रयोग के साथ भी 50% की गिरावट लेके आए, कमी लेके आ पाया। आप करके देख लीजिए। आप उसका, यदि आपको अच्छे परिणाम मिले, आप आगे भी जारी रख सकते हैं, आप खुद बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं ही बना सकता हूँ या मैं बेच देगा। मेरा बेचने का अर्थ नहीं, मेरा मिट्टी को सामान्य अवस्था में लाने का, मिट्टी के उपचार का मेरा उद्देश्य है। पहले वीडियो में कह चुका हूँ, आप वही मेरे साथ सहयोग करिए, मिट्टी को सुधारिए, स्वास्थ्य को सुधारिए, समाज की सेवा में संलग्न रहिए। धन्यवाद मित्रों।